नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका योगेंद्र ऑनलाइन क्लासेस में। काफ़ी दिन हो गए यूट्यूब पर बाल मनोविज्ञान से संबंधित मैंने कोई टॉपिक या वीडियो नहीं डाला हुआ है, तो सोचा आज इस वीडियो को मैं आपके सामने लेकर आता हूं। तो ये कोर्स का ही वीडियो है और कोर्स को मैं यूट्यूब पर भी डाल रहा हूँ, एक वीडियो को डाला हूँ ये ऑब्जेक्टिव्स को, ठीक है। और इसमें हम बाइलिंगुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाल मनोविज्ञान का पोर्शन 10 मार्क्स का पूछा जा रहा है हॉस्टल वार्डन में, जिसमें 5 टॉपिक दिए गए हैं। पहला है शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। दूसरा बुद्धि एवं व्यक्तित्व की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी एंड इंटेलिजेंस। तीसरा इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। चौथा गाइडेंस एंड काउंसलिंग, निर्देशन एवं परामर्श। और चौथा क्रिएटिविटी एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सृजनात्मकता एवं व्यक्तिगत भिन्नता। तो ये 5 टॉपिक में गाइडेंस एंड काउंसलिंग के हम 20 एमसीक्यूज यहाँ पे अभी करने वाले हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि ऐसी तैयारी अपनी सटीक तरीके से करें, बहुत अच्छे तरीके से करें, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ना जरूरी नहीं, उसके साथ ऑब्जेक्टिव्स भी आपको करने पड़ेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो हमने हर संभव प्रयास किया है अपने कोर्स में वो कंटेंट डालने का जो आपको हॉस्टल वार्डन का जॉब दिला सकता है। कोर्स के लिए जरूर ज़्यादा बाजू में आपको पूरे डिटेल्स दिख रहे होंगे। 8770123687 ये कॉन्टैक्ट नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हो। उसके साथ ही हमारा ऐप डाउनलोड करके डायरेक्ट वहाँ से भी परचेस कर लोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ बता देता हूँ, ऐसे ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारे हम टेस्ट सीरीज के फॉर्म में भी लेकर आए हैं। टेस्ट सीरीज आप दिला के अपनी ज्ञान का परीक्षण आप कर सकते हो। हॉस्टल वार्डन का 99 रुपये का टेस्ट सीरीज है। बहुत सारे टेस्ट सीरीज है, आप बाद में डिटेल में देख लेंगे, ऐप में जाएंगे ना तो मिल जाएगा। कंप्यूटर का टेस्ट सीरीज है, मैथ्स का टेस्ट सीरीज है, बाल मनोविज्ञान का टेस्ट सीरीज है, अलग से इंडियन जीके 15 मार्क्स का टेस्ट सीरीज है। बहुत सारे अच्छे अच्छे टेस्ट। अच्छा, 11 नए और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी लेके आए। इसमें से कुछ टेस्ट सीरीज जो अभी नए लाए हैं, ज़्यादातर हम लोगों ने बाइलिंगुअल प्रोवाइड किया है, हिंदी इंग्लिश मीडियम का। कुछ में नहीं है, कुछ में है, और कुछ टेस्ट में वीडियो एक्सप्लेनेशन दिए। तो सर किसमें क्या दिए हैं, तो आप वो टेस्ट के थंबनेल में आप पढ़ लेंगे ना, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि वीडियो एक्सप्लेनेशन अगर लिखा होगा मतलब है, नहीं लिखा है मतलब नहीं है। बाइलिंगुअल लिखा है मतलब है, नहीं तो नहीं, ठीक है, समझ आई बात। चलो, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों लिखा होगा, बाइलिंगुअल होगा तो दोनों आपके काम आ सकता है। चलिए, अब यहाँ पे गाइडेंस एंड काउंसलिंग में 2 शब्द आपको मिलेंगे। पहला गाइडेंस और दूसरा काउंसलिंग, निर्देशन एवं परामर्श। सर निर्देशन परामर्श तो मिलते जुलते शब्द हैं, फिर अंतर क्या है? इस बात में अंतर है, थोड़ा सा अंतर है, और ये वही अंतर है जो आपके सीजीपीएससी प्री और मेंस में है। प्री में भी आप वही टॉपिक पढ़ते हो, मेंस में भी वही पढ़ते हो, बट थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाता है, थोड़ा सा डीप में पढ़ना होता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ना होता है। बस वैसे ही गाइडेंस भी क्या है, एक रास्ता दिखाना, किसी दूसरे को हेल्प करना, किसी के प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये गाइडेंस है। लेकिन काउंसलिंग भी ठीक इसी प्रकार का काम करता है, बट उसमें काउंसलिंग में हम डीप में जाके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सुनते हैं पूरी बातों को, समझते हैं, उसके बाद हम परामर्श देते हैं। अगर आप बीमार पड़ते हो, तबीयत खराब हो गई आपकी, बुखार हो गई, और आप अपने किसी दोस्त से पूछते हो यार तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, क्या किया जाए, बोला ठीक है पैरासिटामोल खा ले, ठीक हो जाएगा, बुखार ही होगा, नॉर्मल बुखार होगा, ये गाइडेंस है। गाइडेंस हर कोई राह चलता भी दे सकता है, उसके लिए किसी विशेष ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन काउंसलिंग, अगर यही चीज आप डॉक्टर से पूछोगे, वो जो आपको देगा वो काउंसलिंग कहलाएगा, वो परामर्श कहलाएगा। तो बारीक सा अंतर है। तो काउंसलिंग में याद रखना ट्रेंड प्रोफेशनल की आवश्यकता होती है। ये शब्द में आप कंफ्यूज मत होइएगा, कोई किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था तो उसका मैं जवाब दे रहा हूँ, ठीक, इतनी सी बात समझ आई। तो काउंसलिंग के लिए एक ट्रेंड प्रोफेशनल की आवश्यकता होती है। अरे गाइडेंस कोई भी दे देगा, और गाइडेंस कोई भी दे सकता है, टीचर हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है, दोस्त हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, हमसे बड़े हो सकते हैं, कोई भी दे सकता है। लेकिन काउंसलिंग वो भी कोई दे सकता है, बट उसके लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, एक ट्रेन प्रोफेशनल की आवश्यकता होती है। पहला डिफरेंस ये आपको ध्यान रखना। अरे आप किसी गरीब से पूछोगे ना कि मेरे को अमीर बनना है, कोई सजेशन है क्या तेरे पास, तो कभी नहीं बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा। वो बोलेगा कि है सजेशन है, ऐसे करना है, करी, तो तू क्यों नहीं बन गया?
ठीक है, तो गाइडेंस कोई राह चलता व्यक्ति भी दे देगा, बट काउंसलिंग एक ट्रेन प्रोफेशनल ही दे सकता है। अरे मेरे को हॉस्टल वार्डन क्रैक करना है यार, किसी आप दोस्त से पूछोगे ना जिसका अभी तक वो हॉस्टल वार्डन दिलाया भी नहीं, उसको कैसे करना है, अरे नहीं बस ऐसे करना बता रहा हूँ, बेसिक से पढ़ना, वो भी गाइडेंस दे देगा। अच्छा, तो तू कहाँ नहीं निकला। बट काउंसलिंग के लिए एक ट्रेन प्रोफेशनल की आवश्यकता होती है जो उस फील्ड में ट्रेन कर रहा है। क्लियर। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग का बेसिक शब्द आपको समझ आ गया होगा। शब्द का मतलब व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ काउंसलिंग, परामर्श का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, हो सकते हैं आपको 4 ऑप्शन में से चारों सही लगे, लेकिन ध्यान देना हमको सही ऑप्शन नहीं चुनना, हमको बेस्ट ऑप्शन चुनना है, सबसे बेहतरीन ऑप्शन चुनना है 4 में से। कभी कभार क्वेश्चन व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन नहीं पूछता, वो पूछता है बेस्ट अल्टरनेटिव। तो 4 ऑप्शन देखते हैं। टू प्रोवाइड एडवाइस एंड सॉल्यूशन टू क्लाइंट्स, जी बिल्कुल, ग्राहकों को सलाह, ग्राहक यहाँ पे ग्राहक मतलब क्लाइंट, और क्लाइंट का मतलब वो कोई भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है, कोई पेशेंट हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सलाह और समाधान प्राप्त करना, ये भी आंसर सही है, गलत नहीं है, नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हमको चुनना बेस्ट, 4 में से एक चुनना है। बढ़ते हैं। ग्राहकों की भावनाओं, विचारों और व्यवहार को अन्वेषित करने में मदद करना, जी बिल्कुल, ये भी है। मानसिक स्वास्थ्य विकारों का निदान करना, टू डायग्नोज मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, जी बिल्कुल। मनोवैज्ञानिक समस्याओं के लिए दवा को प्रिस्क्राइब करना। अच्छा, चारों ऑप्शन मैं बोल रहा हूं सही अपने अपने स्तर पे, बट हमको इस क्वेश्चन के हिसाब से सबसे पहला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी गोल क्या है वो सुनना है और वो सेलेक्ट करना है आपको। इसका सही आंसर होगा बी, ग्राहकों की भावनाओं, विचारों और व्यवहार को अन्वेषित करने में मदद करना। टू हेल्प क्लाइंट्स एक्सप्लोर देयर फीलिंग्स, थॉट्स एंड बिहेवियर। देखो वो अपनी, वो जिस वजह से परेशान है, हो सकता है उसके पूरे कारण पर उसने अभी कभी विचार ही नहीं किए। तो एक काउंसलर का मेजर रोल होता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है पहले उसको पूरी की पूरी बाहर निकालना। तुम बोलो, एक बार बोलो, तुम अपने आप से बात नहीं कर पा रहे हो, तुम किसी और दूसरे से भी बात नहीं कर पा रहे हो, तुम किसी को अपनी परेशानी बता नहीं पा रहे हो, तो पूरे उसके एक्सपीरियंस को, पुराने एक्सपीरियंस को, पुराने फीलिंग्स को, उसके बिहेवियर को एक्सप्लोर करना ही काउंसलर का काम है। बाकी भी काम है, उसके बाद ही एडवाइस देगा, लेकिन पहला गोल क्या है कि भैया ये करे, उसके फीलिंग्स को जाने, थॉट्स को जाने, उसके विचारों को जाने, तब आगे का काम होगा। अरे जाने बिना क्या दवाई लिख देगा, दवाई लिखेगा जरूर, ये भी पार्ट है काउंसलिंग का, बट सबसे बाद में। और ये काउंसलिंग दवाई वाला कब जा रहा है, जब आप मनोरोगी चिकित्सक है, मतलब डिप्रेशन में चले गए हैं, आप जा रहे हैं कहाँ पे, किसी साइकेट्रिस्ट के पास, वहां जा रहे हैं, वो दवाई प्रिस्क्राइब करेगा, बिल्कुल पर करेगा, लेकिन वो सब लास्ट प्रोसेस रहता है, उससे पहले ऑप्शन बी से होकर गुजरना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस परामर्श दृष्टिकोण में संबंधी रिश्ते और निशेष सकारात्मक सम्मान की महत्वता को जोर देते हैं। थोड़ा सा हिंदी में लैंग्वेज कठिन है, बट इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। विच काउंसलिंग अप्रोच एम्फेसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ द थेरापेटिक रिलेशंस एंड अनकंडीशनल पॉजिटिव रिटार्ड। इसका मैं डायरेक्ट आंसर में आता हूं, पर्सन सेंटर्ड थेरेपी। ये पर्सन सेंटर्ड थेरेपी, इसका नाम है, मैं नाम बता रहा हूं आपको, कार्ल रॉजर। इस थ्योरी को हम कार्ल रॉजर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, कार्ल रॉजर थ्योरी। इसके बारे में डायरेक्ट मैं आंसर बताता हूं, उसके बाद आप इजीली जज कर पाओगे कि है क्या ये सकारात्मक सम्मान की महत्वता, ये है क्या, उसको देखते हैं। पर्सन सेंटर्ड थेरेपी, पर्सन सेंटर्ड थेरेपी, इसको चूंकि कार्ल रॉजर ने प्रतिपादित किया था, कार्ल रॉजर ने, इसलिए इसका नाम रॉजर या रॉजरिश थेरेपी भी बोलते हैं। ठीक, क्लियर। इसको क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी भी बोला जाता है, क्लाइंट सेंटर्ड, ग्राहक केंद्रित या प्रार्थी केंद्रित थेरेपी, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, क्लाइंट थेरेपी, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। इसको नॉन डायरेक्टिव थेरेपी भी बोला जाता है। क्या, नॉन डायरेक्टिव थेरेपी। इतने सारे नाम है, इसको आपको ये ध्यान रखना है, और मैं बता रहा हूँ जितना डीप में मैं बता रहा हूँ इतना किसी किताब में दिया नहीं होगा, ठीक है। और मैं इतना इसलिए बता पा रहा हूँ ये सारे टॉपिक्स को, क्योंकि जब मैं डिप्रेशन के दौर से गुजरा, 3 साल मेरा भी एक समय था, और बहुत सारे सेक्रेटरीज मैंने चेंज किए, 7 अलग अलग सेक्रेटरीज के पास गया हूँ, कोई गोल्ड मेडलिस्ट है, कोई और मेडलिस्ट, कोई बाहर से डॉक्टरी करके आया, अलग अलग प्रकार के सेक्रेटरीज के पास चले गए, कोई ठीक नहीं कर पाया। लास्ट में बोला कि जितने भी साइकोलॉजी पे किताब है मैं मंगा के देखता हूँ, मैं खुद पढ़ूंगा और ये अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं खुद दूंगा। अब मेरा पार्ट टाइम काम हो गया, ठीक है। चलिए अब मैं बता रहा हूँ, ये जो कार्ल रॉजर है उनका मानना क्या था। थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, 20 क्वेश्चन पर हो सकता है 40 मिनट लग जाए, 1 घंटे लग जाए, बट एक एक क्वेश्चन को हम डीप में समझेंगे, हो सकता है उससे और भी बहुत सारे सवालों का आपको जवाब मिल जाए। जब जो भी थ्योरी देखा होगा मेरा गाइडेंस और काउंसलिंग के ऊपर, तो काउंसलिंग के 3 टाइप में बताए थे। 3 टाइप क्या क्या थे, एक था डायरेक्टिव, एक नॉन डायरेक्टिव और एक कोऑर्डिनेटिव, निर्देशित, जिसी को ही हम आदेशात्मक भी बोलते हैं, दूसरा था अनिर्देशित, और तीसरा था समन्वित। डायरेक्टिव में क्या होता है, मैं एकदम बेसिक एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूं। जैसे आपको कार लेना है,
पर सर कार लेना कौन सा प्रॉब्लम है, थोड़ा प्रॉब्लम ही मान के चलो उसको, है ना, उसके लिए आप काउंसलिंग करने आओ कि कार लेना भैया, कोई स्ट्रीम सेलेक्ट करना है, सब चीजें आप पहले से लेके आओ। अब देखो आपको क्या लेना है, कार लेना है। आप कार लेने के लिए मेरे पास आए, मैं मान के चलो काउंसलर हूँ, आप कार लेना है आपको, मेरे पास आए, सर कौन सा कार अच्छा है, मेरे को लेना चाहिए कार, पहले क्या काम कर, कितना बजट है तेरा, 8 से 10 लाख, ले ले i20 ले ले। इसको बोलते हैं डायरेक्टिव मेथड या डायरेक्टिव टाइप। इसमें क्या होता है, काउंसलर का विचार ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, मतलब काउंसलर ने जो बोल दिया वही पत्थर के लकीर, उसी को मानना है तो मानो, नहीं मत मानो। लेकिन नॉन डायरेक्टिव में क्या होता है, अनिर्देशित में क्या होता है कि मैं क्लाइंट से जानना चाहता हूं या क्लाइंट से जानूंगा कि तुम क्या चाहते हो, अच्छा तुम्हारी नीड क्या है ये मेरे को बता दो। क्या तुमको कंफर्ट चाहिए कि गाड़ी में बैठूं तो लगे यार फीलिंग चाहिए BMW की, लेकिन उतना बजट नहीं है, लेकिन फीलिंग चाहिए BMW का। नहीं सर मेरी रिलैक्सेशन से कोई मतलब नहीं, मेरे को चाहिए क्या, मेरे को बस आने जाने के, मेरे को धूप से बचना है, मेरे को बरसात से बचना है, मेरे को ठंडी से बचना है, तो उसके लिए बेस्ट है कार। सर मेरे को स्कूटी बाइक में सेफ्टी नहीं लगता, मैं कार में ज्यादा सेफ फील करता हूँ, 4 दीवारी। अच्छा ये सब मैं पूछा, उसके बाद उसको ऑप्शन दे रहा हूँ, तो वो हो जाएगा नॉन डायरेक्टिव। उसमें मैंने सामने क्लाइंट के नीड को प्राथमिकता दी। और कोऑर्डिनेटिव में क्या है, दोनों मिलके बैठ के अच्छा ये लेना है, ठीक ठीक है, लास्ट में डिस्कशन ये निकला कि ठीक तुम बता रहे हो, उसमें मैं कुछ कटाक्ष करूंगा, मैं नेगेटिव पॉइंट बताऊंगा, मैं बताऊंगा उसमें तुम कुछ बताओगे, ऐसे करके लास्ट में डिसाइड करेंगे। दोनों प्रिंसिपल का समन्वय रूप क्या है, कोऑर्डिनेटिव थेरेपी। ठीक है, समझ आए। तो इसको पर्सन सेंटर्ड थेरेपी, क्लाइंट थेरेपी या क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी को नॉन डायरेक्टिव थेरेपी भी बोला जाता है। ये आपको याद रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लाइंट को सेंटर में रखकर डिसीजन दिया जाता है, क्लाइंट को सेंटर में रखकर काउंसलिंग किया जाता है, क्लाइंट को सेंटर में रखकर गाइडेंस दिया जाता है, क्लाइंट को सेंटर में रख के उसके प्रॉब्लम की सॉल्यूशन दी जाती है। इसलिए इसको नॉन डायरेक्टिव बोला गया। पर्सन सेंटर नाम से क्लियर है, पर्सन क्लाइंट नॉन डायरेक्टिव, और चूंकि कार्ल रॉजर ने दिया तो रॉजरेटिव थ्योरी बोला जाता है। ठीक है, क्लियर। अब सर इसमें होता क्या है ये बात करना। तो जो कार्ल रॉजर थे उनका ये मानना था कि हर व्यक्ति ग्रोथ करना चाहता है, वो पैदा हुआ है ना, उसके साथ ही वो महत्वाकांक्षा के साथ पैदा हुआ है, उसके अंदर पॉजिटिव थॉट्स पहले से हैं, उसके अंदर वही गुण है जो बाकी इंसानों में है, एक असफल व्यक्ति के अंदर भी वही गुण है जो सफल व्यक्तियों के अंतर्गत है। तो इसका ये मानना, जैसे मैं बोलता हूँ ना, हर इंसान के अंदर एक हनुमान छुपा हुआ है, बस जरूरत होती है जामवंत की जो उनकी शक्तियों का एहसास दिलाए। तो कार्ल रॉजर का भी यही मानना था। जैसे आप देखना, अगर आप पहले से कोई चीज डिसाइड करके आओ ना, सर मेरे को मैथ समझ नहीं आ रहा, मैं कॉमर्स ले लूँ क्या, 11वीं में एक बच्चा था, सर मैं कॉमर्स ले लूँ क्या, बताओ ना, आप बताओ मैं मुझे क्या लेना चाहिए। वो मुझे ये नहीं पूछ रहे हैं कि मैं क्या लूँ, मैं उसको बोलूंगा ना कि तू मैथ्स ले तो भी वो कॉमर्स ही लेगा। लेकिन काहे पूछना है, हमको जो अच्छा लगता है ना वही करते हैं, बट दूसरे से पूछने इसलिए जाते हैं कि हमारे विचारों को बल मिल जाए। मैं कॉमर्स ले रहा हूँ, सही करो कि नहीं, अगर मैं उसको बोल दूंगा नहीं बहुत बढ़िया है, इसमें बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, आगे बहुत स्कोप है, वो मान लेगा। वो पहले से सोच के आया है, पहले से डिसाइड करके आया है। आप भी देखना, आपको आप करोगे वही जो आपको ठीक लगेगा, बस दूसरे हाँ हमें हाँ मिला देते तो क्या होता है, विचारों को बल मिल जाता है। वैसे ही सबके अंदर पॉजिटिव थॉट्स छुपी होती है, बट कुछ कारणवश वो थॉट्स नेगेटिविटी लेकर आ जाती है, उसी को हम पॉजिटिव थॉट्स में बदलकर थेरेपी प्रदान करते हैं। तो यही पर्सन सेंटर्ड थेरेपी है, पर्सन को रखकर केंद्र में रखकर सॉल्यूशन दिया जाता है। तो यही बोला किस परामर्श दृष्टिकोण में संबंधी रिश्ते और निश्चयात्मक सकारात्मक सम्मान की महत्वता को जोड़ देते हैं, सकारात्मक सम्मान, पॉजिटिव रिगार्ड। ठीक, पर्सन सेंटर्ड थेरेपी, इस वर्ड से जितने भी फैक्ट्स थे उसको भी मैं बता दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक स्किल यूज्ड इन काउंसलिंग, निम्नलिखित में से कौन सी बुनियादी कौशलता परामर्श में उपयोग नहीं की जाती, वहां नहीं शब्द छुप गया है, नहीं की जाती। अब देखो इसका आंसर भी आप, मुझे मालूम है कि आप इसका गलत दोगे, देखो गिविंग एडवाइस लोगे, लेकिन मैं बोला ये 4 ऑप्शन में हमको सही नहीं चुनना है, हमको बेस्ट चुनना है। और ये पूछा है कौन सा बेसिक स्किल की बात कर रहा है, काउंसलिंग में यूज नहीं की जाती। काउंसलिंग में प्रयास किया जाता है कि भैया उस सामने वाले व्यक्ति को उसके प्रॉब्लम से निकाला जाए, उसी के हिसाब से उसके प्रॉब्लम को समझा जाए। एक्टिव लिसनिंग, सक्रिय सुनना। एक्टिव लिसनिंग क्या होता है, काउंसलिंग में मान के चलो आप ही कोई प्रॉब्लम लेके आए कि सर मेरा गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रहा है, आते कई सारे बच्चे सिर्फ दूर दराज से, क्योंकि कॉल पे अब उतना समय मैं नहीं दे पाता, तो दूर दराज से कोई दंतेवाड़ा, कोई बीजापुर, कोई कोरिया, वहाँ इतने दूर दूर से कोई बच्चा आ रहा है सिर्फ किस लिए, 10 मिनट के लिए ये पूछने के लिए कि सर मैं आगे क्या करूँ, मुझे करियर की बहुत चिंता हो रही है, मेरे को समझ ही नहीं आता, मैं इतने सारे एग्जाम दिलाता हूँ, निकल नहीं रहा एक भी, क्या करूँ क्या नहीं। अब ये दूसरे के लिए छोटी बात हो सकती है, लेकिन मैं भी उस फेज से गुजरा हूँ, तो मुझे मालूम है कि उसके लिए कितनी बड़ी बात है, उसके लिए जॉब लेना कितना ज़्यादा जरूरी है। तो अगर मैं उसकी काउंसलिंग कर रहा हूँ
तो सबसे पहला जरूरी तत्व है, जो पहला स्किल मेरे अंदर होना चाहिए, वो होना चाहिए एक्टिव लिसनिंग। अरे मैं आपको प्रॉब्लम को सुनूंगा ही नहीं तो आप कैसे कनेक्ट होगे? मजाक उड़ा दिया, अरे अभी तक नहीं लगा, 2 साल हो गए, तो आप मेरे से कनेक्ट नहीं कर पाओगे, आप वापस और डिप्रेस होकर चले जाओगे। तो सबसे पहला स्किल होना चाहिए एक्टिव लिसनिंग। दूसरा होता है रिफ्लेक्टिव फीलिंग्स, भावनाओं को प्रतिबंधित करना। अगर आप बताते बताते दुखी महसूस कर रहे हो ना, तो मुझे भी ये दिखाना पड़ेगा, ये जताना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा कि मैं भी दुखी हो रहा हूं। सर जॉब नहीं लग रहा हूं, अरे बहुत परेशान हूं, अरे ठीक है ऐसा। सर पिताजी की तबीयत खराब रहती, तो अगर मैं उसमें पिताजी की तबीयत खराब है बोल रहा हूं, मैं हंस दूं, आपकी भावनाओं को नहीं समझो, तो फिर दिक्कत है। रिफ्लेक्टिव फीलिंग्स, गिविंग एडवाइस, ये लास्ट में होना चाहिए। गिविंग एडवाइस, सलाह देना तो सबसे लास्ट में होगा, जो बेसिक स्किल की बात कर रहा है। एम्पैथी, ये भी होना चाहिए, पहला दूसरा और चौथा। एम्पैथी, एम्पैथी और सिंपैथी में 2 शब्दों में अंतर है। एम्पैथी मतलब भी सहानुभूति दे दिया है, बट देखो सिंपैथी और एम्पैथी में 2 मतलब बता रहा हूं। अगर किसी व्यक्ति के दूर के रिश्तेदार कोई खत्म हो गए और वो बता रहे कि मेरे बहुत करीबी थे, दूर के रिश्तेदार थे बट करीबी थे, उसके जाने से मुझे बहुत दुख हो रहा है। अच्छा ठीक ठीक, एक दिन किसी ना किसी को तो जाना था, ये बोल के मैं अपनी बात खत्म कर दिया, ये सिर्फ सिंपैथी है, तो उसको सहानुभूति दे रहा हूं। लेकिन उसके दुखी होने के वजह से मुझे भी दुख का आभास हो, ये एम्पैथी है। आपको चोट लग जाएगी तो आपके दोस्त को सिंपैथी हो सकती है, एम्पैथी कभी नहीं होगी। लेकिन आपको माँ को एम्पैथी होगी। अगर जितना दर्द आपको महसूस हो रहा ना, उतनी आपकी माँ को भी होगा। क्यों? वहां पे बॉन्डिंग ज्यादा अच्छा है। तो काउंसलर और क्लाइंट का भी रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि एम्पैथी होनी चाहिए उसमें। तो गिविंग एडवाइस को हम लोग सबसे लास्ट प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या है? सी। देखो कितने करीब करीब ऑप्शन लेकर आए और इसी में सब बच्चे अलग हो जाएंगे, कट जाएंगे। What is the acronym for the basic counseling communication skill that stands for open-ended questions, affirmation, reflection and summaries? ओपन-एंडेड प्रश्न, प्रशंसा, प्रतिबिंबन और संक्षेपण के लिए कौन सा अक्षरी शब्द है या कौन सा छोटा रूप है, एक्रोनिम है? तो अंग्रेजी वाले में देखोगे ना, OARS को ही ये नाम दिया और इसका तो हिंदी ट्रांसलेशन है OARS, ओर्स। ठीक है, OARS, OARS, इसको आपको ऑप्शन टिनना है। वो से स्टेज है, प्रक्रिया है। अब इसके बारे में भी मैं बताता हूं आपको, इस शब्द के बारे में बताता हूं। कौन से शब्द के बारे में? क्योंकि इसके बाद का क्वेश्चन, 5वां वाला क्वेश्चन यही है, तो एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। OARS क्या क्या लिखा है? OARS ओपन एंडेड क्वेश्चंस, खुला मुक्त क्वेश्चन, मुक्त प्रश्न। ठीक है, अफर्मेशंस, रिफ्लेक्शंस एंड समरीज। अब इसमें रिफ्लेक्शन का मतलब मैं बताता हूं, इस चारों प्रक्रिया में रिफ्लेक्शन का मतलब मैं अच्छे से आपको समझाता हूं क्या होता है। क्या बोल रहा है? बेसिक काउंसलिंग कम्युनिकेशन स्किल क्या क्या होना चाहिए, जो ये सारे आते हैं, इसके लिए एक्रोनिम पूछा हुआ है। बुनियादी परामर्श संचार कौशल। देखना, आप किससे ज्यादा इजीली कनेक्टेड हो पाते हो, उससे हो पाते हो जो आपकी बातों को सुने, आपके विचारों को समझे। आपके दोस्त, आपके मित्र बहुत करीब तभी होंगे जब वो आपके विचारों को, आपकी बातों को समझे। और जो आपकी बातों को नहीं समझ रहे ना, आप उससे धीरे धीरे दूरी बनाना चालू कर दोगे। तो पहला चीज है एक्टिव लिसनिंग, सुनना। उसमें से एक प्रोसेस होता है, मान के चलो आप 4 लाइन बता रहे हो और मैं उसको सुन भी नहीं रहा हूं। सर मैं घर में जाती हूँ, मतलब बहुत तकलीफ झेल रही हूँ, मेरे पति दारू पी के आते हैं, बहुत मारते हैं, और मेरी सास भी दिन भर खाना ही बनवाती है, ससुर जी पढ़ने ही नहीं देते मेरे को, दिन भर घर में कैदी जैसे जीवन जीती हूँ। अब ये 4 लाइन आप बता रहे हो, मैं सुन नहीं रहा हूं, तो आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। और सुनो, 4 लाइन में नहीं भी सुना, बस लास्ट में एक वर्ड सुना, अच्छा दिन भर आप घर ही में रहते हो, बाहर नहीं का। एक पैराग्राफ मैंने बताया और लास्ट में मैं उस शब्द को बस रिपीट कर दूं ना, तो भी आपको लगेगा कि मैं आपकी बातों को सुन रहा हूं। ये सब साइकोलॉजी है, ठीक है, मेंटलिज्म का पार्ट है, साइकोलॉजी का पार्ट है। अब एक गहरा विज्ञान है, अब जितना इसमें घुसोगे उतना है, बट ठीक है, हमको एग्जाम तक करना है। तो इस टर्म को बोला था रिफ्लेक्शन। जो आपने बोला रिफ्लेक्ट कर दिया मैंने, उसी बात को रिपीट कर दिया लास्ट के। समझ आ रही बात? तो ये क्या है? रिफ्लेक्शन। आगे यही 5वां क्वेश्चन यही है, इन काउंसलिंग व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ टेक्निक वेयर द काउंसलर रिपीट्स द क्लाइंट्स वर्ड बैक टू देम टू शो अंडरस्टैंडिंग एंड एनकरेज फर्दर एक्सप्लोरेशन। नहीं तो नहीं बोलूंगा ना कुछ, आप बोल रहे हो। अरे सामने आपका सुनना जरूरी नहीं है, सामने वाले को दिखाना कि आप सुन रहे हो, ये ज्यादा जरूरी है। मैं ये पढ़ा रहा हूं, मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। मैं अच्छा पढ़ाऊं और लोग जाने, ये महत्वपूर्ण है। बोलते सर एडवर्टाइजमेंट काहे डालते हो, मालूम तो चले। हर बार काहे बताते हो सर, मालूम चल गया। अरे आपको मालूम चल गया ना, टॉप किया, सबको थोड़ी मालूम चला। लेकिन नहीं, जिसको जलन जलन होती है, चिड़ होती है, वो दिखता है, रिफ्लेक्ट होता है, कमेंट करते रहते हैं।
तो इस शब्द को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। परामर्श में उस तकनीक को क्या कहा जाता है जिसमें परामर्शक समझ का प्रदर्शन करने के लिए उनके शब्दों को दोबारा बोलता है? अच्छा, आज गिर गया आप, मतलब पूरे सेंटेंस बोला, लास्ट का जो बोला ना उसको रिपीट कर दे। तो ये अच्छा है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल भी सिखा रहा हूं आपको बताते बताते, ठीक है। चलो, कौन सी प्रारंभिक चरण अपनाया जाता है जब ग्राहक अपनी समस्या को साझा करता है? व्हाट इज द इनिशियल फेज अडॉप्टेड व्हेन अ क्लाइंट शेयर्स देयर प्रॉब्लम? सबसे पहले संवाद होगा, कन्वर्सेशन होगा। आप कोई प्रॉब्लम लेके आओगे तो आप कुछ बोलोगे, मैं कुछ बोलूंगा, आपस में कन्वर्सेशन होगा, डायलॉग। तो पहला स्टेज क्या हो गया? डायलॉग हो गया। जाते ही साथ सॉल्यूशन थोड़ी ना दे दोगे, नहीं होता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ए। विच काउंसलिंग, अंडरस्टैंडिंग, ये सब ऑप्शन मत लेना भैया, सबसे पहला कन्वर्सेशन होगा तब तो उसके प्रॉब्लम को समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे। विच काउंसलिंग परस्पेक्टिव फॉलोज ह्यूमन डेवलपमेंट एंड चेंज, इंसानी विकास और बदलाव के लिए परामर्श का कौन सा दृष्टिकोण अनुसरण करता है? विच काउंसलिंग परस्पेक्टिव अलाउज फॉलोज ह्यूमन डेवलपमेंट एंड चेंज, बिहेवियरल असेसमेंट, पर्सनैलिटी रिकंस्ट्रक्शन, इसका आंसर है पर्सनैलिटी रिकंस्ट्रक्शन, सातवें का बी। ठीक, जिसको मेरे को लगेगा कि डीप में थोड़ा सा बहुत समझाना है और उससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, बाकी का सीधा आंसर बता दूंगा। व्हाट डज एक्टिव लिसनिंग एंटेल, सक्रिय सुनना का क्या अर्थ होता है? ग्राहकों के विचारों और भावनाओं को पुनः व्यक्त करना, अपने सुझाव और समाधान प्रदान करना, ग्राहकों के साथ संवाद करना, ग्राहकों की बातें गहराई से सुनना और समझना। ऑप्शन डी, एक्टिव लिसनिंग। सिर्फ सुनना जरूरी नहीं है, सिर्फ सुन रहे हो तो आपके सिर्फ और सिर्फ कान इन्वॉल्व में उसमें, आपके कान, सिर्फ कान शामिल है, लेकिन आप जब अच्छे से सुनोगे उनकी बातों को तो कान के अलावा ध्यान भी शामिल हो जाएगा उसमें। ठीक, तो ग्राहकों की बातें गहराई से सुनना और समझना, ये क्या होता है? एक्टिव लिसनिंग। परामर्श में स्टेज का क्या महत्व है? तो सेशन, अलग अलग सेशन, सेशंस, कोहेरेंस एंड सिग्निफिकेशन, सेशन की संगति और महत्वपूर्णता। ठीक है, इन काउंसलिंग व्हाट डज द टर्म स्टेज, अलग अलग स्टेज होते हैं ना, पहले क्या, दूसरा क्या, तीसरा क्या, तो पहला सेशन, दूसरा सेशन, ऐसे। नाइन्थ का है। 10वां, समराइजिंग इज अ कंपोनेंट ऑफ विच थेरेपेटिक टेक्निक, संक्षेपण किस चिकित्सा तकनीक का एक अंग है? कार्ल रॉजर पर्सन सेंटर्ड थेरेपी, ये यही है, पहला ऑप्शन है 10वां में। 10वां का ऑप्शन वही है, कार्ल रॉजर, जो मैं उधर बताया ना नाम, कार्ल रॉजर। ठीक है, कार्ल रॉजर का ही पर्सन सेंटर थेरेपी उसमें आता है। ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं 11वां क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल अंडरलाइंग रॉजरियन काउंसलिंग? ये देखो आ गया। फिर रॉजरियन परामर्श का मुख्य सिद्धांत क्या है? क्लाइंट सेंटर्डनेस, ग्राहक केंद्रिता, अभी बताया, क्लाइंट सेंटर्डनेस, पर्सन सेंटर्डनेस, नॉन डायरेक्टिव, रॉजर टेक्निक थेरेपी, ये सब एक ही चीज के नाम है। ठीक है, रॉजरियन का, तो याद रखना, इसका आंसर क्या होगा? सी। विच काउंसलिंग अप्रोच एम्फसाइजेस चैलेंजिंग इरेशनल बिलीफ टू चेंज अनहेल्दी इमोशंस एंड बिहेवियर? कौन सा परामर्श दृष्टिकोण अस्वस्थ भावनाओं और व्यवहारों को बदलने के लिए अस्वस्थ विचारों को चुनौती देने की महत्वता को जोर देता है? इसका आंसर आरईबीटी है, लेकिन इसको मैं आपको समझाता हूं कि इस प्रोसेस में होता क्या है। आरईबीटी बहुत जरूरी है जानना, आरईबीटी। सॉरी, माइक में गिर गया, आवाज आ रहा है? ठीक, कहाँ पे थे? रैशनल आरईबीटी, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, तार्किक भावनात्मक व्यवहार चिकित्सा, आरईबीटी। ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ, आप अच्छे से समझ पाओगे। काउंसलर कैसे इस थेरेपी का यूज करते हैं, मान के चलिए, एक उदाहरण ही दे रहा हूँ मैं, अपने ही उदाहरण देता हूँ। कुछ दिन पहले ही एक बच्चा आया था, बहुत हताश। सर आप एक आखिरी उम्मीद हो, बोला ठीक है, क्या हो गया बताइए। वैसे लास्ट मैंने जो एग्ज़ाम दिया था सहकारिता का, नहीं निकल पाया, मैं बहुत मेहनत किया था, और अब लगता है कि सर मैं जीवन में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, जीवन में, अपने लाइफ में मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। एकदम मेरे को सुसाइडल थॉट आते हैं, कभी कभी इतना डिप्रेशन लगता है, मैं ऐसी कभी खाने खाने का मन नहीं करता, किसी से बात करने का मन नहीं करता, बाहर जाने का मन नहीं करता, इतने सारे प्रॉब्लम बता दिए, इतने सारे प्रॉब्लम बता दिए। ठीक है, अब उसके हिसाब से, अब जब उसको लगा कि मैं बहुत बड़ा फेलियर हूँ, मैं बहुत बड़ा फेलियर हूँ, तब मैंने उससे बेसिक कुछ सवाल किए। पहला सवाल क्या किया? अच्छा मुझे ये बता दो, क्या
एक एग्जाम से आप जज कर सकते हो, ये पूरा थेरेपी का ही पार्ट है ना, ये बता रहा हूं मैं। क्या आप एक एग्जाम से आप ये जज कर लिए, आप ये जज कर ले रहे हो कि आप एक फेलियर हो, एक असफल व्यक्ति हो, जीवन में आपने और कुछ काम नहीं किए, कोई कांड नहीं किया, कोई गुल नहीं खिलाए, इसमें आपको लग रहा है कि ये इसमें फेल हो गए तो फेलियर हो आप। कुछ तो किए होगे, डिस्कस किए, उन्हें बताया, कुछ बताओ और क्या क्या किए हो, कुछ तो कभी सफल हुए। सर 12th में आया था ठीक ठाक, कितना 83 आया, 83 आकर टेंशन ले रहे हो। हम इधर 34 35 36% में इधर खुशी मनाते थे, पटाखा फोड़ रहे हैं, तुम 83 में फिर। हाँ, यहाँ पे एक एग्जाम नहीं निकला, हमको लगता है कि हम एक काम नहीं कर पा रहे, इसका मतलब दुनिया का कोई काम नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा डिप्रेशन का कारण है, हमको ये लगता है। मैंने उससे सवाल पूछा कि आप एक एग्जाम से आप अपने को जज कर लिए कि आप एकदम बड़े बहुत बड़े फेलियर हो। अरे यूपीएससी में भी नहीं दिला पाया, मैं एक अटेम्प्ट दिलाया, और एक अटेम्प्ट में सिर्फ पॉलिटी और हिस्ट्री पे अच्छा खासा पकड़ बना के गए थे, पॉलिटी और हिस्ट्री, क्योंकि मैंने डीप में पढ़ा हुआ है। बाकी ज्योग्राफी पढ़े हुए हैं, सारे सब्जेक्ट पढ़े हुए, बट व्यापम और पीएससी के लेवल तक पढ़े हुए हैं। यूपीएससी पहला अटेम्प्ट नहीं निकला, और एक ही अटेम्प्ट के बाद वो फर्स्ट एंड लास्ट था। ये समझ आ गया कि भैया यूपीएससी का इतना इतना टाइम तो मैं जीवन में नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे को लाइफ को एंजॉय भी करना है, मेरे को नहीं बनना है करोड़पति अरबपति। एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब चाहिए, और साथ ही साथ मैं अपने जॉब को एंजॉय करना चाहता हूँ, मैं अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ, मैं अपने फैमिली के साथ समय बिताना चाहता हूँ। क्योंकि हम देखते थे जब हमारी नॉर्मल ड्यूटीज लगी होती थी, तो करेक्टर का जीवन शैली देखते थे, दिन भर सुबह से निकले हैं, रात तक परेशानी है, ऐसा जॉब भी क्या। हाँ, दूसरे का वो बहुत बड़ा गोल हो सकता है, हमारा तो नहीं था। तो अब मैं वो नहीं निकाल पाऊँ करके डिप्रेस हो जाऊँ, वो नहीं निकाल पाया करके मैं करूँ ना, सब चीज़ छोड़ दूँ, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर इतने सारे एग्जाम्स नहीं निकलते। तो उसका जवाब है नहीं सर, मैंने बहुत कुछ सक्सेसफुली काम भी किए। बोला ठीक है। अब दूसरा मैंने पूछा कि अच्छा आप फेल हो गए सहकारिता में, उसका कोई एक पॉजिटिव पॉइंट दिखता है? बोला सर नहीं दिखता। अरे फिर भी सोच के तो देखो, प्रयास तो करके देखो। मैंने उसको उदाहरण दिया, मैं भी भैया चार्टर्ड अकाउंटेंसी जब करता था, बहुत सारे जीवन में डिस्ट्रैक्शन थे, क्या क्या डिस्ट्रैक्शन हो छोड़ दो, इतने सारे डिस्ट्रैक्शन थे चार्टर्ड अकाउंटेंसी के। बीच के लेवल में मैंने आके उसको ड्रॉप कर दिया, और वहां से मैंने प्लान शिफ्ट किया कि नहीं, मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूंगा। अब जब सफल हो गए, सेलेक्टेड हो गए, इस फील्ड में बहुत आगे बढ़ गए, तब मुझे ये रियलाइज होता है कि वो डिसीजन लेना कितना अच्छा था। मैंने अपना जॉब छोड़ा, जब जॉब छोड़ा तो शुरू के 4-5 महीने तो ऐसा लगता था कि बाकी लोग जब टॉन्ट मारते थे कि गवर्नमेंट जॉब छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद अभी जो स्थिति है वो तो बहुत अच्छी स्थिति है। केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं बात कर रहा हूँ, पैसा कमाना ही हर एक लक्ष्य नहीं होता, उतना पैसे भी नहीं होते जैसे सर सोच लेते सर करोड़पति हो गए, ऐसे नहीं। गवर्नमेंट जॉब में जितना पैसा है उतना किसी में नहीं है। वो लोग नहीं सर सैलरी तो बहुत कम होती है, मालूम चलेगा जब घुसोगे तो। अगर पैसा ही कमाना होता तो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही कर रहा था। तो अब मेरा डिसीजन मुझे सही लगता है, क्यों सही लगता है? क्योंकि मैंने उसको दूसरे नजरिए से, अपना नजरिया बदल दिया, एक दूसरा नजरिया। तो वैसे बोला सहकारिता एग्जाम नहीं निकला, रैंक नहीं आया, ठीक है, कोई पॉजिटिविटी देख सकते हो, कुछ भी सोच के देखो। हाँ सर, शायद सहकारिता में बैंक वाले में काम ज़्यादा रहता, हॉस्टल ऑर्डर में, और मेरा मेन एम तो मेरे को पीएससी निकालना है एक जॉब लेने के बाद। हॉस्टल ऑर्डर में हो सकता है मेरे को थोड़ा टाइम मिल जाए, मतलब ऐसे कुछ ज़्यादा वर्क तो नहीं है, हाँ रहना वही है, बट वर्क तो नहीं है, शायद वहाँ पे टाइम मिल जाए। बोला तुम ही बता रहे हो, सॉल्यूशन तुम ही बता रहे हो। बस मैं उसका नज़रिया चेंज कर दिया, नज़रिया चेंज कर दिया। हो सकता है कि वो बोले कि भैया मैं कपड़े का भी दुकान चालू किया था, चला नहीं करके बंद कर दिया। मैं बोला कि अगर ये भी हॉस्टल ऑर्डर में नहीं निकले तो उसमें भी तुम डिप्रेशन में मत आ जाना। बोले हो सकता है उधर काम कर ले, क्या पता बहुत बड़े व्यापारी बन जाओ। तो एक उसके नज़रिया में बदलाव ला दिए। ये सारे टेक्निक है, ये किसके थेरेपी है, कौन सा थेरेपी? REBT, रेशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी। समझ रही बात? तार्किक भावनात्मक व्यवहार चिकित्सा, REBT, ये सारे प्रोसेस इसमें शामिल है। क्लियर? यहां तक समझ आए? और लास्ट में भैया क्या सबूत है तुमको? हमको लगता है कि सामने वाला बहुत अच्छा है, सामने वाला बहुत अच्छा है, सामने वाले में बहुत सारी क्वालिटीज है, हम अपने आप को कम आंकने लग जाते हैं। क्लियर? ऐसा कभी नहीं करना है। एक और क्वेश्चन आएगा जिसमें उस तरीके का प्रोसेस मैं अपनाऊंगा, आपको बताऊंगा। व्हाट इज द टर्म? उसका आंसर है ना REBT, रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। व्हाट इज द टर्म फॉर द फिनोमिनम वेयर अ काउंसलर अनइंटेंशनली ट्रांसफर देयर फीलिंग और एटीट्यूड इनटू द क्लाइंट्स? परामर्श के संदर्भ में उस धारणा के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है जिसमें एक परामर्श अपनी भावनाओं या धारणाओं को अनजाने में ग्राहक पर स्थानांतरित कर देता है? यहाँ ग्राहक मतलब वो कस्टमर वाला नहीं है, क्लाइंट है ना। क्लाइंट मतलब जो परामर्श लेने आया है। इस शब्द का डायरेक्ट मैं आंसर बता देता हूँ इस क्वेश्चन का। इसको बोलते हैं काउंटर ट्रांसफरेंस। क्या बोलते हैं? काउंटर ट्रांसफरेंस, परिस्थितिक प्रतिक्रिया। अब ये शब्द बहुत बड़ा शब्द है, इसको मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ। इसको भी उदाहरण की तरह बताऊँ। एक स्टूडेंट आया दुर्ग में, उसने कोचिंग की, सेंटर छोड़ दो नाम का, दुर्ग में एक क्लासेस ज्वाइन किया उसने।
अब बोले सर कि एकदम ऊपर ऊपर से पढ़ा दिए, मैं पढ़ना कुछ और चाहता था, पढ़ा कुछ और दिए, जितना डीप में पीएससी में मेरे को पढ़ाना था पीएससी प्री के लिए उतना पढ़ाया नहीं, व्यापम की तैयारी नहीं हुई, 3-4 महीने में कोर्स खत्म करा दिए, हो गया, और कुछ सब्जेक्ट को तो छोड़ ही दी, छुए ही नहीं, ये दुनियादारी सब बताने लगे। अब ये क्या हो गया, ये मेरे फील्ड की बात हो गई, मैं भी क्लासेस लेता हूँ, मैं भी सेम फील्ड में हूँ, मैं भी पढ़ा रहा हूँ। तो अब जैसे ही वो बोलेगा तो क्या होगा, मेरे मन में एक ह्यूमन नेचर है, मेरे मन में चिढ़ लग जाएगा। अगर मेरे फील्ड की बात कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो उसको टॉन्ट ना मार कर मेरे को टॉन्ट मार रहा है। सर आपके यहाँ तो अच्छे से होता है ना, कोर्स को खत्म कराया जाता है, तो ये सवाल करने, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन नेचर होता है कि मैं थोड़ा सा चिढ़ने लग जाऊं, फिर उसको उल्टा सीधा जवाब दे दूं। अगर जवाब दे दिया तो वो कैसा टर्म हो गया, काउंटर ट्रांसफरेंस, मैं अपनी भावनाओं पे कंट्रोल नहीं कर पाया और उसको सामने को उसी तरीके से ट्रीट कर दिया। ठीक, लेकिन उसके प्रॉब्लम को वास्तविकता से समझना है कि अच्छा ठीक है, हो सकता है वहां पे ऐसा सही में किया गया हो, या हो सकता है उसने कोर्स खत्म कराया हो लेकिन आपको समझ नहीं आया होगा, आप बंग मार के चले गए हो, दोनों पॉसिबिलिटी है, लेकिन हमको न्यूट्रल रहना है। ठीक, कोई एक डॉक्टर है, डॉक्टर के पास आप जाके डॉक्टर को बोलोगे अरे दूसरे डॉक्टर के पास गया था, एमबीबीएस था लेकिन साला एमबीबीएस जैसे लग नहीं रहा था, झोला छाप डॉक्टर टाइप का दवाई दे दिया, तो डॉक्टर चिढ़ जाएगा। क्यों, उसके प्रोफेशन के बारे में बात हो रही है और हो सकता है कि तुम उसको टाउन ना मार के उसी को मारो। ठीक, तो अगर डॉक्टर फिर कोई दूसरा ऐसे सूजी घुसा दिया ना, तो मत समझ लेना कि वो काउंटर ट्रांसफरेंस का शिकार हो गया। ठीक, तो मत बोलना ऐसा, ठीक है। फिर इतने बड़े सूजी की जगह ला बेटा वो मासला लाओ ले। चलो 14वां क्वेश्चन, सोप का फुल फॉर्म क्या है, ये काउंसलिंग के बहुत सारे टर्म्स ही हैं, स्टेज हैं, समझ लो काउंसलिंग के। सोप नाम से ही सोशल सॉल्यूशन आउटकम एनालिसिस, नहीं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव असेसमेंट प्लान, 14 का ए होना चाहिए, कंफर्म कर लेता हूं मैं, हाँ ए, 14 का ए, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव असेसमेंट और प्लान, परामर्श के संदर्भ में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव असेसमेंट और प्लान, 14 का आंसर है। 15वां का, हु डेवलप द स्टेजेस ऑफ चेंज मॉडल विच डिस्क्राइब द प्रोसेस इंडिविजुअल गो थ्रू व्हेन मेकिंग बिहेवियरल चेंज, बदलाव के चरण मॉडल को विकसित करने वाले कौन है, तो ये बदलाव के चरण स्टेजेस ऑफ चेंजेस, अलग अलग स्टेज में बदलाव आते रहता है बिहेवियर में, स्ट्रेस लेवल में, एंग्जाइटी लेवल में, वो किसने बोला, तो ये नाम याद रख लेना, क्या पूरा नाम है, जेम्स प्रोचास्का, प्रोचास्का और कार्लो डिक्लेमेंटे, नाम याद रखना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। विच काउंसलिंग अप्रोचेस फोकसेस on exploring unconscious conflicts and childhood experiences to gain insight into parent behavior, कौन सा परामर्श दृष्टिकोण अनजान झगड़ों और बचपन के अनुभव को अन्वेषण करके वर्तमान व्यवहार को समझने के लिए प्रत्यक्ष चिकित्सा पर ध्यान केंद्रित करता है, इसका आंसर है कॉग्निटिव बिहेवियर, नहीं कॉग्निटिव बिहेवियर, साइकोडायनेमिक चिकित्सा, बता देता हूँ, साइकोडायनेमिक चिकित्सा क्या होता है, मनोवैज्ञानिक चिकित्सा, इसके लिए हिंदी शब्द कुछ और मिलना चाहिए बट ठीक, साइकोडायनेमिक थेरेपी, इस पर बात करती है क्या, साइकोडायनेमिक थेरेपी, इसको भी एक उदाहरण के तौर पे देता हूँ। बोले सर सब में अपने उदाहरण घुसा दे तो क्या मैं बोला ना, डिसाइड किया था मैं, जब मेरा डिप्रेशन कोई ठीक नहीं कर पाया ना, तो लगा कि मैं ही सारे किताब पढ़ूंगा, मैं ही सारे मेथड जानूंगा, सारे टेक्निक्स जानूंगा, जो संभव हो सके वो करूंगा, लेकिन मैं अपने आप को ठीक खुद करूंगा, और किया भी मैंने। अच्छा दिख नहीं रहा, ओके। बोला किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं, जाओगे डायरेक्ट कोई दवाई लिख देगा, कैसे ठीक हो गया, नींद की गोली दे दे रहा है, डोपामिन सीरोटोनिन की गोली दे दे रहा है, हैप्पी हार्मोन्स वाली गोली दे दे रहा है, बोला ठीक है वो काउंसलिंग है, नहीं वो ट्रीटमेंट है, नहीं। हम लोग मूवीज वगैरह में देखते हैं कि प्रॉपर सिटिंग होती है, एक एक 1.5 घंटे का कन्वर्सेशन चलता है, सामने भले फीस ज़्यादा रहेगा लेकिन सामने वाले समझने का प्रयास करेंगे पूरा प्रॉब्लम, वहाँ जाते ही जॉब में प्रॉब्लम है, वो थोड़ा सा गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई, वो थोड़ा सा पिताजी खत्म हो गए तो डिप्रेस लगता है कि हाँ ये दवाई ले लो, हो गए, अगली बार आए नहीं सर ठीक नहीं हो रहा है, डोज बढ़ा दिए, ऐसा थोड़ी इंटरव्यू। तो साइकोडायनेमिक थेरेपी, अब साइकोडायनेमिक थेरेपी का भी मैं एग्जांपल देता हूँ। एक लड़की आई अपने पापा के साथ, और वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील कर रही थी, एकदम सेल्फ स्टीम उसका लो हो गया था, सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ चुकी थी, आते साथ ही रोना चालू कि सर मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, लगता है कर ही नहीं पाऊंगी, लगता है कितना भी पढ़ लूँ कम, क्या करूँ समझ नहीं आता। ठीक है ओके, तो आते हैं तो मैं बैकग्राउंड पूछता हूँ कि क्या है, 9th 10th 12th क्या किए हो, कैसा फैमिली बैकग्राउंड है, इकोनॉमिक स्टेटस भी कैसा, वो भी पूछना जरूरी होता है। ठीक है, तो जब मैं 12वीं का परसेंटेज उसका पूछा, 10वीं 12वीं का परसेंटेज पूछा,
तो वो उसके पापा जवाब दिए कि सर ये 92% लाई थी, किसमें, 10th क्लास में। अच्छा, और ट्वेल्थ में थोड़ा कम हो गया सर, 89 लाई, मतलब कम से कम 95 96 आता ना तो ठीक है, लेकिन कितना समझाया, वहीं पर डांट दे रहे उसको। मैं समझ गया कि वो किस चीज़ का शिकार है। अरे भैया इधर हम बता रहा हूँ 40 45 50% लाख पास हो रहे हैं, बम फूट रहे हैं, छोटू पास हो। हमारे घर के सामने एक जन लड़का रहता था, खैर अपना तो हमको तो मार पड़ता था, कम जा आ गया तो छोटा ही पहले होता था। वो 10th क्लास में उसको बाइक मिल गया, क्यों, सिर्फ पास हो गया, और वो भी 3rd डिवीजन से। बढ़िया भाई, हमारे घर में ऐसी स्थिति नहीं। तो क्या होता है, जब हम लोग बच्चे होते हैं, कोई हमारे साथ बुरा अनुभव बचपने में हुआ रहता है, उसका प्रभाव आगे चल के दिखते रहता है, आगे चल के दिखेगा। अगर आप अपने माता पिता को देख रहे हैं कि दोनों बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आपके पापा मम्मी को बहुत ज्यादा मार रहे हैं, वो बच्चे को भावना रहेगी कि मेरे को ऐसा पार्टनर मत मिल जाए, वो दोस्ती करने में डरेगी, लगेगा कि नहीं ये भी तो मेरे को नहीं मारेगा, इस टाइप का केसेस देखने को मिलता है। अब उसके पिताजी से समझ आ गया कि इतना दबाव बना रहे, खुश होकर नहीं बता रहे 89 आ गया, अरे कम हो गया सर, 95 तक एक्सपेक्ट किए थे रे, 89 लाने के बाद तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हुआ कि नहीं हुआ, उसी वजह से। ठीक है, तो अब उसको लगता है कि मैं जो भी मेरे को जिम्मेदारी दी जाएगी ना, मैं उसको सही ढंग से नहीं कर पाऊंगी, क्यों, क्योंकि 89 ला के वो खुश नहीं हो, 95 उसका एक्सपेक्टेशन था और उससे लो हो गया। तो उसको थेरेपी दिया जाता है, किसमें, साइकोडायनामिक थेरेपी के हिसाब से उसको ट्रीट किया जाता है, साइकोडायनामिक थेरेपी के हिसाब से, जिसमें उसके बचपन के अनुभवों को पहले निकाला जाता है बाहर, उसके बाद बताया जाता है कि नहीं तुम वहां पे गलत नहीं थे, तुम बहुत अच्छे थे, तुम बहुत अच्छे थे, अरे तुम्हारा हाथ पैर मुंह कान नाक सब ठीक है ना, सब ठीक है ना, और खुश हो, 3 वक्त की खाने को मिल रहा है, घर में पिताजी 5-10 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, मोबाइल है, मतलब 90% लोगों से आप अच्छी स्थिति में हो, 90%। समझी बात। तो बस नजरिया का खेल है। ये थेरेपी कौन सी थेरेपी है, साइकोडायनेमिक थ्योरी, जिसमें बचपन के अनुभव का अन्वेषण करके वर्तमान व्यवहार को समझने के लिए चिकित्सा पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो बचपन में जो घटनाएं हुई रहती हैं उसको, उसका प्रभाव कैसे पड़ता है वो देखते हैं, फिर उस हिसाब से उसको ट्रीट किया जाता है। ठीक, अब उसको बोलेंगे नहीं तुम सीजीपीएससी करो, तुम यूपीएससी करो, अरे पहले जॉब ले लो, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। कभी कभार क्या होता है, हम हमेशा हम लोगों को ये सुझाव दिया था कि एकदम बड़ा गोल बनाओ, बड़ा गोल बना लेंगे, ये कर लेंगे, कुछ नहीं तो यहाँ पे तो अटकेंगे, ये तो मिल जाएगा। ये कभी कभार गलत साबित हो जाता है। क्यों, आप ये टारगेट सोचते हो और इतना ही अचीव कर पाए ना तो आप में कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। बच्चे डेली शेड्यूल बनाते हैं, 8-10 घंटा 12 घंटा पढ़ दूंगा, पढ़ते नहीं, 1 घंटा 2 घंटा, तो उनके मन में क्या आ जाता है कि मैं अपने ही टारगेट को कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, अपने ही वादे को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक ही दिन जो सियाना नहीं है, पहले दिन नहीं 8-10 घंटा पढ़ दूंगा। अरे 2 घंटे का टारगेट बनाओ पहले दिन, जैसे ही 2 घंटा पढ़ोगे ना सेंस ऑफ कंप्लीशन आएगा, और जैसे ही कोई चीज़ कंप्लीट होती है तो हमको हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वहां से तुरंत कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं 2 घंटे कर दिया ना। मैं डिसाइड की थी सुबह सुबह कि 2 घंटे पढ़ूंगी, 2 घंटे पढ़ ली, एक काम करती थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कर लेती हूँ, कल थोड़ा और एक्स्ट्रा कर लेती हूँ। लेकिन पहले दिन ही आप 8 घंटे टारगेट बनाए और 8 घंटे से थोड़ा सा कम हुआ, आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो अलग अलग टेक्निक काम करता है। साइकोडायनामिक थेरेपी बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया, एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया। उस धारणा के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है जिसमें ग्राहक परामर्श की प्रक्रिया में विरोध या असमर्थता प्रकट करता है, रेजिस्टेंस, प्रतिशोध। व्हाट इज द टर्म फॉर द फिनोमिनन वेयर अ क्लाइंट डिस्प्लेज रेजिस्टेंस और रिलक्टेंस टू एंगेज इन काउंसलिंग प्रोसेस। प्रतिरोध क्या होता है, कोई बच्चा फांसी पर लटक गया लेकिन मरा नहीं, बच गया। अब उसको जीवन में रहना ही नहीं है, हमको इस गोले में नहीं रहना बोल के लटक गया। उसके मम्मी पापा लेके आए किसके पास, डॉक्टर के पास, काउंसलर के पास, किसी के पास, कि क्या इसके जीवन में बीत रहा है समझ नहीं आ रहा। अब वो जो बोल रहा है आप मान नहीं रहे हो, क्यों, कि आपको जीना ही नहीं है, जीने की इच्छा खत्म हो गई। आप क्या करोगे, प्रतिरोध करोगे, थोड़ी ना उसका सुनोगे। विच काउंसलिंग टेक्निक इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन अ प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल पार्ट्स। कौन सी परामर्श तकनीक एक समस्या को छोटे अधिक प्रबंधनशील भागों में विभाजित करने में शामिल होती है। बेस्ट ऑप्शन इसका डीकंस्ट्रक्टिंग होना चाहिए, डीकंस्ट्रक्टिंग, डीकंस्ट्रक्टिंग। ठीक है, कैसा, डीकंस्ट्रक्टिंग। जैसे कोई सीजीपीएससी प्री का सिलेबस देख के ना घबरा जाता है, बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। उसका हिंदी शब्द नहीं दिया, डीकंस्ट्रक्टिंग मान के चलना। सीजीपीएससी प्री का सिलेबस देख के बहुत घबरा गया, हॉस्टल वार्डन का सिलेबस देख के घबरा गया, 25 मार्क्स मैथ्स, सर हम तो मैथ से भागते थे, यहाँ फिर आमना सामना हो गया इससे। तो मैं उनको ये बोलता हूँ, कोई अगर ये दिक्कत आता है ना तो मैं उनको ये बताता हूँ
कि भैया आप 25 मार्क्स का मत सोचो, तो सर किसका सोचें? और उसको टुकड़ों में बांटो, एक टुकड़ा एक चैप्टर, कुछ ना कुछ कई सारे ऐसे चैप्टर है जो बहुत ईजी है समझना, काफ़ी आसान है, फिर थोड़ा सा उससे मुश्किल, फिर थोड़ा सा उससे मुश्किल, फिर एक बहुत ज़्यादा हार्ड है। और हम क्या सबको एक साथ देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन देख लेते हैं जो बहुत हार्ड है, निपट जाते उसी में। और इवन सब सारे चैप्टर में शुरू का लेवल इजी रहता है, फिर मीडियम, फिर हार्ड। तो मैं उनको बोलता हूँ कि पहले कुछ चैप्टर पे फोकस कर लो, 4-5 चैप्टर अच्छे से समझ लो, 25 पे 25 मत फोकस करो, पहले टुकड़ों में बांटो, पहले 5 चैप्टर फोकस करो, 5 मार्क्स लेके आओ। फिर धीरे धीरे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आप इसको भी बना लोगे, इसको भी धीरे धीरे इजी बनाओगे, फिर मीडियम बनाओगे, फिर लास्ट में हार्ड को भी टैकल करने लग जाओगे। एक दिन में कुछ नहीं होता। तो ये कैसा प्रोसेस हो गया? डीकंस्ट्रक्टिंग, छोटे छोटे मैनेजेबल पार्ट्स में उसको बांटना प्रॉब्लम को। सर मेरा जॉब भी नहीं लग रहा है, मेरे बहन की शादी नहीं हो रही है, मेरे घर में भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, सब एक साथ प्रॉब्लम बता रहे हो, तो छोटा छोटा। अच्छा, पहले क्या चीज़ किया जा सकता है? आपकी बहन की शादी हो जाएगी, बिल्कुल आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी, सब चीज़ ठीक हो जाएगा। 4 प्रॉब्लम में से एक मेजर प्रॉब्लम को पकड़े, कौन सा? कि आपका भी जॉब नहीं लगा, आप बेरोजगार हो, पहले इसको तो ठीक कर लो। बहन की शादी करवा लोगे, घर की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी, दूसरे और भी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे। उसके साथ आप एक और प्रॉब्लम बताए कि सर मेरा फिजिकल हेल्थ थोड़ा ठीक नहीं है, मेरी तबीयत अभी खराब रहती है, बोलूँगा पहले वो ठीक कर लो, स्वास्थ्य पहले है। तो 4-5 प्रॉब्लम में अपन छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिए और उसके बाद उस पर ध्यान केंद्रित किया, एक के बाद एक के बाद एक स्टेप। इन काउंसलिंग व्हाट डज द एक्रोनिम सीबीटी स्टैंड्स फॉर? कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा। सीबीटी का मतलब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा। संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा, इसको भी एक उदाहरण समझाता हूँ। कॉग्निटिव का मतलब होता है मानसिक, संज्ञानात्मक मतलब मानसिक प्रक्रिया, एक प्रकार का मेंटल प्रोसेस है, मेंटल प्रोसेस है। इसमें क्या ट्रीट किया जाता है ये मैं बता रहा हूँ, एक इसको भी उदाहरण देके समझाता हूँ। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जैसे मिलते जुलते थेरेपी सब चीज़ है ना, बट एक एक उदाहरण देके समझा रहा हूँ। एक व्यक्ति है, इस बार नहीं आया, मैं उदाहरण के दे रहा हूँ, इस बार हर कोई मेरे पास ही नहीं आ रहा है, ठीक है डॉक्टरों का है बट। एक व्यक्ति है, उस काउंसलर को बोले कि मैं ना सोसाइटी में जाता हूँ, मतलब किसी भी पार्टी में जाता हूँ, बाहर मिलता हूँ, मुझे एकदम अजीब सा फील होता है, लो फील करता हूँ मैं कुछ बोलता हूँ तो ऐसा लगता है कि लोग मजाक उड़ाएंगे, मजाक उड़ा देते हैं, मेरे को अच्छा नहीं लगता बाहर जाना। तो ये समाजीकरण का केस है, सोशलाइजेशन का केस है, वो बच्चा सोशलाइज नहीं हो पा रहा है। उसको लगता है कि मैं जो कपड़ा पहना हूँ ठीक नहीं पहना हूँ यार, अच्छा नहीं लग रहा हूँ क्या, अच्छा नहीं दिख रहा हूँ क्या? बोले नहीं दिख रहा हूँ, मैं भी जान रहा हूँ, लेकिन अब उसको बोल देगा वो पे। अब काउंसलर ने उस बच्चे को कैसे समझाया कि ठीक है, तुमको ये लगता है कि बाहर तुम घुल मिल नहीं पा रहे हो, बहुत ज़्यादा तुम दिक्कत फेस कर रहे हो, तुमको लगता है कि मजाक उड़ा देंगे, तुमको लगता है कि लोग तुमको जज कर रहे हैं। अरे कैसे मालूम, तुम कैसे श्योर हो सकते हो कि लोग तुमको जज कर रहे हैं? तुम हीरो हो, सलमान खान हो, जो तुमको सब देख रहे हैं? नहीं हूँ तो नहीं तो काहे? तुम सबको जज कर रहे हो क्या? 50-100 आदमी है, सबको देख रहे हो क्या? हाँ, 2-3-4-5 लोगों को देखोगे। तुम किसी को देखो कैसे कपड़े पहने के एकदम उसी के बारे में सोच रहे हो, कैसे कपड़े पहने। तो जब तुम नहीं सोचते ना, तो सामने वाला भी नहीं सोचता। हमको क्या लगता है? हमको डर लगता है। कोई देखना, कोई क्लास में 40-50 बच्चे में से एक बच्चे को उठा के अगर कोई डांट दे बहुत जोर से, तो बच्चे को, अगर अकेले में वही डांटे रहता ना, तो बच्चे को उतना तकलीफ नहीं होता, अकेले में मार रहता तो कोई तकलीफ नहीं होता। 40 बच्चों के सामने बेइज्जती कर देना, तो उसको लगता है कि अरे बाकी लोग अब मेरे बारे में क्या सोचेंगे, बाकी लोग अब मेरे बारे में क्या डांट के मतलब क्या सोच रहे होंगे, क्या बोलेंगे, क्या बात करेंगे। अरे कोई नहीं बात कर रहा है, भूल जाते हैं सब, लेकिन आप याद रखे रहोगे। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में कुछ इसी प्रकार की थेरेपी दी जाती है। तो बोले तुम किसी की नहीं देख रहे हो ना, तुम देख रहे हो एक एक का जूता, एक एक का कपड़ा कितना क्या महंगा पहना है, हर बार तुमको नया कपड़ा पहन के जाना है। तुम दूसरी लड़की का देख रहे हो क्या कि तुम नया कपड़ा हो, ये पुराने पार्टी में पहनी थी? ऐसा नहीं होता ना। तो दूसरे नहीं देख रहे, तुम नहीं देख रहे हो तो दूसरा भी नहीं देख रहे हो। ठीक, समझ आई बात? तो ये सब कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में दिया था, उसको खुद को रियलाइज कराया जाता है। और अच्छा, हमको लगता है आपको भी ये हॉस्टल वार्डन के केस में भी लग रहा होगा, हर बच्चा पढ़ रहा है, हर बच्चा पढ़ रहा है। यूट्यूब योगेंद्र सर की क्लासेस तो बहुत लोग देख रहे होंगे, 1,20,000 सब्सक्राइबर हो गए, 1,20,000 सब्सक्राइबर होने वाले हो गए। तो योगेंद्र सर जो डाल रहे हो तो सबके सब देख रहे होंगे, योगेंद्र सर के कोर्स तो हजारों लोगों ने खरीदा होगा। तो हम क्या है, सब के बारे में सोच के ना अपने आप को डिमोटिवेट कर लेते हैं। अरे हर कोई पढ़ने में अच्छा नहीं है। आपको लग रहा है कि आपके जीवन में तकलीफ है, दूसरे के में नहीं, ऐसा नहीं है, सबको तकलीफ है कुछ ना कुछ। हमको लगता है कि एक बच्चा होगा सब में माहिर होगा, सब पढ़ लेगा। अरे अगर सब चीज कर लिया रहता ना, तो वो 100 में 100 लाता और हॉस्टल ऑर्डर में नहीं टिकता, वो फिर यूपीएससी दिलाता हो। तो सबकी अपनी एक क्षमताएं हैं और आपकी भी एक अपनी क्षमता है, आप अपने आप को कम मत आको।
ये सब दिक्कत होता है। तो एक प्रॉब्लम बताया सोशलाइजेशन का, तो इस टाइप के थेरेपी से उसको ट्रीट किया जाता है। अरे हमारा भी कुछ अच्छा नहीं होगा, हमारा भी कोई सब्जेक्ट एक आध नहीं अच्छा होगा, हमारा केमिस्ट्री वगैरह नहीं है, साइंस वगैरह से बचपन से डरते थे इसलिए साइंस छोड़ दिए, कॉमर्स लिए, सीधी सी बात। कॉमर्स मन पसंद से नहीं लिया मैं, मजबूरी में लिया कि साइंस साइंस वाला बैकग्राउंड अच्छा नहीं लगता अपने को। केमिस्ट्री फिजिक्स, फिजिक्स ठीक है, बायो नहीं पढ़ना, केमिस्ट्री नहीं पढ़ना, ये सब नहीं देखना अपने को, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि भैया आप एक चीज में अच्छे नहीं हो तो सब चीज में अच्छे नहीं है, और एक चीज में अच्छे हो तो सब चीज में अच्छे हो, ये भी नहीं। ठीक, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कुछ इसी प्रकार से ट्रीटमेंट किया था उसमें, समझ रही बात। चलो 20वां क्वेश्चन देते हैं। हु डेवलप द कंसेप्ट ऑफ अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड एज अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ इफेक्टिव काउंसलिंग? कार्ल रॉजर्स इसका नाम है। अनश्वर धैर्य सम्मान की अवधारणा को कितने प्रभावी परामर्श के मौलिक पहलू के रूप में विकसित किया गया था? कार्ल रॉजर्स को। ठीक है, ये आपके 20 क्वेश्चन खत्म हुए। साइड में आपको स्क्रीन में सारे डिटेल्स दिख रहे होंगे, मैं फिर से बात करना चाहूंगा, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको अच्छा नहीं बनना है, अच्छा नहीं बनना है, आपको बेहतर बनना है, आपको बेहतर बनना है, दूसरों से आगे निकलना है। ठीक है, ये रेस है जिसमें अगर आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक लाना है तो अच्छा नहीं दौड़ना है, आपको दूसरे से बेहतर दौड़ना है। क्लियर? बेहतर तैयारी के लिए आप स्टूडेंट का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही कम फीस पर ये हम अवेलेबल करा रहे हैं। 4000 इसकी फीस है, बट अभी भी 1499 में कुछ बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं। बहुत ही जल्दी ऑफर खत्म हो जाएगा एग्जाम डेट नजदीक आने पर। साथ ही साथ बहुत सारे टेस्ट सीरीज हैं अलग अलग प्राइस में, और ये टेस्ट सीरीज, ये देखो, ये 1499 हर कोई अफोर्ड कर सकता है, और इसकी प्राइस मिनिमम से मिनिमम लिया जा सकता है, ताकि जो मेरे स्टाफ इनकी पीछे काम कर रहे होंगे, जो पीडीएफ बना रहा होगा, जो टाइप कर रहा होगा, जो कंटेंट रेडी कर रहा होगा, जो टेलीकॉलिंग का काम कर रहा होगा, आपके कॉल्स को रिसीव करता है, ये सारे का सैलरी निकल जाए, इसलिए हम वो मिनिमम फीस रिक्वायरमेंट रखते हैं। टेस्ट सीरीज में तो वो भी नहीं, 99 रुपीज़, 149 रुपीज़, 49, 50, 100, 150, ये तो खा पी को उड़ा दोगे एक दिन, दूसरे डेयरी मिल्क दे दोगे इतने रुपए का। लेकिन नहीं, पढ़ने वाला चीज़ नहीं करना है, तो ये सब ले सकते हो। ठीक है, ये सेशन कैसे अच्छा लगा बिल्कुल जरूर बताइएगा। क्लियर? क्योंकि आप बताओगे नहीं तो मुझे कैसे मालूम चलेगा कि ये सेशन अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। लाइक करते नहीं है, देखते नहीं है, फिर बोलते हैं सर वीडियोस कैसे नहीं आ रहा, कैसे नहीं डाल रहे वीडियोस। तो जो जिनको आलोचना करनी होती है वो आलोचना कर देता है, क्योंकि उनके मन में एकदम तीव्र भावना उत्पन्न होती है, जलन होते रहता है, उसको निकालना है तो अपना भड़ास वो निकाल देगा। एक बच्चा अगर डिसलाइक कर रहा है, 100 बच्चे लाइक कर रहे होंगे, लेकिन 100 में क्या दिक्कत है कि 100 के 100 रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। आपके कमेंट्स में पढ़ता हूँ, अब थोड़ा समय के अभाव की वजह से मैं कमेंट्स की रिप्लाई नहीं दे पाता, लेकिन लाइन से मैं यूट्यूब स्टूडियो, हम हमेशा जब भी फ्री रहूँ मैं यूट्यूब स्टूडियो खोल के कमेंट्स देखने का ही काम करता हूँ। ये है मेरा यूट्यूब स्टूडियोज, और यहाँ पे कमेंट सेक्शन में गए, और जिनको लगा कि हाँ मेरे को तुरंत रिप्लाई देना चाहिए, कोई रिप्लाई करने की बात कर रहा है, तो ये सारे के सारे देखता हूँ। कुछ नहीं, लाइक कर दिए, हार्ट वाला भेज दिए, तो बिल्कुल आपके कमेंट्स को मैं देखता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कर लेना। धन्यवाद।